Subscribe now and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2 हमने आज डिस्कस करना है। पार्ट 1 में हमने आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए थे। अब पार्ट 2 में बताया कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी और अच्छा समझाया भी जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। जी स्टूडेंट्स, की डेफिनेशन है A body is balanced if the sum of clockwise movement acting on a body is equal to the sum of anti-clockwise movement acting on it। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर ये बताया इस डेफिनेशन में कि एक बॉडी है जिसके ऊपर अगर क्लॉकवाइज कोई फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, वो किसके इक्वल होती है? एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होती है। ठीक है, वो उसके ऊपर जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज भी मूव करेगी वो उसके बराबर होगी। मतलब कि जो मर्जी कर ले इंसान, वो मूव रोटेट अपनी जगह से नहीं होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं एक शीशा की एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक शीशा है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर एक कॉर्नर पे हमारा स्टूडेंट ए बैठा है, ठीक है, और दूसरे कॉर्नर पे हमारा स्टूडेंट बी बैठा है। ठीक है, अगर जो सा ए स्टूडेंट है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज लगाता है अपनी फोर्स, तो होना तो ये चाहिए बी को नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करेगा क्योंकि बी वाला जोन सा है वो क्लॉकवाइज लगाएगा अपनी मूवमेंट, और ये जोन सी होगी ये स्टेबल रहेगी। ठीक है, ये मूवमेंट नहीं करेगी, किसी तरह भी ये रोटेट नहीं करेगी, अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में शॉर्ट में बहुत दफ़ा आया हुआ है, उम्मीद है इस दफ़ा भी आए, तो आप लोग इसको अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में आएगा सिर्फ आपको इसकी एग्जांपल राइट करनी है, अगर लॉन्ग में आएगा तो आपने इसको फुल कंप्लीट राइट करना है। पहले इसकी डेफिनेशन है Center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system move without rotate। उन्होंने कहा है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर किसी तरह भी कहीं पे भी फोर्स अप्लाई कर जाए तो वो मूव करे विदाउट एनी रोटेशन, वो किसी भी रोटेशन के बगैर ही मूव करनी चाहिए। रोटेशन का मतलब होता है एक पूरा चक्कर काटना, रोटेट करना। ठीक है, वो चीज़ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन के साथ ये डायग्राम मस्त बनाइएगा। डायग्राम बनाने से इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा पेपर में और नंबर भी अच्छा देगा। ठीक है, यहाँ पे देखें एक बॉडी ए है और दूसरी बॉडी बी है। जो ए है उसका मास छोटा है, छोटी उसकी कैपेसिटी है, और जो बी है उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका मास ज़्यादा है। ठीक है, उन्होंने एक अपने से ही पॉइंट लगा दिए ओ पॉइंट। ठीक है, अब हम उसकी डिटेल पढ़ते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, Consider a system of two particles A and B connected by a light rod shown in figure। उन्होंने कहा एक छोटी सी एक हल्की सी ना स्टील के डंडे के साथ ना, आप या कोई भी डंडे के साथ आपने उसको बांध देना है, एक लाइट वेट और एक हैवी वेट वाले को। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम्पल के साथ। लेट ओ इज द पॉइंट एनीवेयर बिटवीन ए एंड बी सच दैट द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट ओ शोन इन फिग 4.17। ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि एक पॉइंट है ओ जिसे हमने लेट किया है वो किसके दरमियान में होना चाहिए? बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी के दरमियान होना चाहिए, जिसके ऊपर हम क्या फोर्स अप्लाई करें, और जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। ठीक है, देखें अब जैसे ही हमने ओ पॉइंट को देखते हैं हमारे डायग्राम में, तो ओ के साथ उन्होंने एक एरो का निशान लगाया और वहाँ पे एफ लिखा हुआ है। एफ का मतलब फोर्स अप्लाई करें अगर हम इधर, तो ये मूवमेंट नहीं दिखा शो होगी किसी तरह भी। ठीक है, अब उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि सेंटर में अगर फोर्स अप्लाई की जाती है तो वहाँ पे कहीं पे भी किसी तरह भी चीज़ को मूव नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है,
नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ़ द सिस्टम मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विदाउट रोटेशन द सेंटर पॉइंट इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अगर उन्होंने कहा है कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी रोटेशन की वजह, मतलब किसी भी ना ऊपर फोर्स लगाएं ना ही नीचे फोर्स लगाएं, और ये मूव हो जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट उन्होंने कहा है, does the system still move without rotation if the force act anywhere on it? ठीक है, यहाँ elsewhere लिखा हुआ है, इसको भी anywhere कर देते हैं, या इसका मतलब यही सेम ही होता है, मतलब कि या ऊपर लगाएं फोर्स या कहीं और लगाएं फोर्स, तो हम क्या ये मूव करेगी या नहीं करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 1 देखिए आप लोग, इसका 2 केसेस थे। नंबर 1 केस देख लेते हैं, let a force is applied near the lighter particle shown in figure, the system will move as well as rotate। ठीक है, उन्होंने कहा है कि सिस्टम मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। जैसे हम लाइटर के पास हमने क्या लगाई है, फोर्स को अप्लाई किया है, देखिए हमारा जो सा पार्टिकल था वो मूव होने लग गया, अपनी जगह चेंज की, और लास्ट में देखिए बॉब जो सा था हैवी वाला वो उसने भी मूव किया और लाइटर पार्टिकल ने भी मूव करते हुए दिखाया गया। ठीक है, इस तरह ही केस 2 में उन्होंने कहा है, लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द हैवी पार्टिकल। उन्होंने कहा है अप्लाई करें फोर्स को नियर द हैवी पार्टिकल शोन इन फिग, इन दिस कॉज आल्सो द सिस्टम इज मूव एज वेल एज रोटेट। उन्होंने कहा है जैसे ही हम हैवी मास के करीब, ये देखें हैवी मास के करीब हमने फोर्स को अप्लाई किया है, तो सिस्टम जो हमारा है वो मूव भी किया है और रोटेट भी किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे आपको समझ आ गया, वहाँ पे उन्होंने राइट की तरफ मूव कर गया था सेकंड डायग्राम में, और यहाँ पे ये लेफ़्ट की तरफ मूव कर गया स्मॉल पार्टिकल। हैवी पार्टिकल ये देखें ये भी मूव कर दिया। ठीक है, जैसे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारा मूवमेंट होगी। इससे ये साबित हुआ है अगर हम लोग ओ पॉइंट पे अगर फोर्स लगाएं तो ये किसी तरह भी मूवमेंट नहीं करता, यही हमारा सेंटर ऑफ मास। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये शॉर्ट में बहुत आता है और आता रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको ये बात याद रखनी है कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर, जिसको हम स्मॉल जी से शो करते हैं। ठीक है, और इसकी एक ख़ास वैल्यू होती है। ठीक है, और जो उनसे ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी का मतलब होती है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ खींचना। ठीक है, अगर ग्रेविटी ना होती ज़मीन पर तो कोई चीज़ भी अपनी जगह पे ना होती, सब हवा में उड़ते हुए नज़र आता है। ठीक है, जैसे कि खला में अगर आप जाएं तो खला में सारी चीज़ें अनस्टेबल या अनयूजुअली आपको चलती फिरती हुई दिखाई देंगी, मतलब कि वहाँ पे जौन से सितारे होंगे वो अपनी नज़र आते रहे होंगे, आपको कहीं पे भी एक ख़ास जगह पे रोटेट करते हुए नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, जब आप लोग सेटेलाइट देखते हैं, सेटेलाइट में जो से एस्ट्रोनॉट होते हैं वो भी हवा में ही अपने करतब करते हुए दिखा रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती। अगर ग्रेविटी होती तो वो ज़मीन में वो सीधा अट्रैक्ट होते ग्रेविटी की तरफ। ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ ज़मीन से ऊंचाई से ज़मीन की तरफ फेंकते तो वो ज़मीन की तरफ आ जाती है, इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। A point where the whole weight of the body appear to act vertically downward is called center of gravity। जी स्टूडेंट्स, उन्होंने कहा है कि होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर होना, अपेयर का मतलब होता है जाहिर हो, एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड। ठीक है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। स्टूडेंट्स ये देखिए, अब मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ। एक यहाँ पे बॉल है। ठीक है, इस ये बॉल है, ये हमारी ज़मीन है, ये अर्थ है, और ये हमारी क्या है, बॉल है। जब ये बॉल हमारी ज़मीन की तरफ डाउनवर्ड मूव करेगी, ये इसका वर्टिकल है। ठीक है, वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगी, तो ये अर्थ की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। जब ये अट्रैक्ट होगी इसका मतलब ये है यहाँ पे ग्रेविटी पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इन्होंने शो किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कपल। कपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में बहुत दफ़ा आ भी चुका है और उम्मीद है अब आएगा भी सही। ठीक है, इसका आपको ये शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आता है। चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कपल इज़
formed by two unlike parallel forces of same magnitude but not along the same line। उन्होंने कहा है कि कपल जोन सा होता है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होता है, सेम मैग्नीट्यूड तो रखता है लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है ना वो सेम नहीं होती। आपको एक डायग्राम बता दूं, जैसे हमारे पास स्टीयरिंग व्हील होता है, ठीक है, कार का स्टीयरिंग व्हील होता है। जब हमने कार को मूव करना होता है, एक हम फोर्स अपवर्ड लगाते हैं और दूसरी फोर्स हम उसको डाउनवर्ड लगाते हैं। फोर्स तो इनकी डिफरेंस है, ठीक है, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों की दोनों फोर्स डिफरेंस है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन ये एक ही लाइन पे मुश्तमिल नहीं होता, ठीक है। अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो ये लेफ़्ट पे जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो उसका कौन सा राइट की तरफ आएगा, ठीक है, स्टीयरिंग व्हील का। ये इसकी एग्जांपल आप लोग राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन जी स्टूडेंट्स, डबल आर्म स्पिनर की इस एक्सप्लेनेशन में बात की गई है। यहाँ पे उन्होंने डबल आर्म स्पिनर वो होता है जिससे हम गाड़ी के नट वगैरह खोल सकते हैं टायर के, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। आर डबल आर्म स्पिनर इज यूज टू ओपन अ नट, इक्वल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड एफ आर अप्लाई। उन्होंने कहा है कि इक्वल फोर्स और मैग्नीट्यूड अप्लाई की जाए, जिसे हमें एफ का नाम दिया है, आर अप्लाइड ऑन द एंड ऑफ ए एंड बी। जो ए नट है, ए पार्ट है और बी पार्ट है उसके गिर, ठीक है। अ स्पिनर इज ऑपोजिट डायरेक्शन आर शो इन फिगर, ठीक है। जैसे कि पिछली स्लाइड में आपको डायग्राम दिखाई गई थी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहा है, ठीक है। दिस forces from a couple that turns the spinner about point O, जो कि उसको O पॉइंट पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, घुमाएगा। द टॉर्क प्रोड्यूस बाय द बोथ फोर्सेस, यहाँ पे क्या होगी, टॉर्क को प्रोड्यूस होगा इन दोनों फोर्सेस की तरफ से। और कपल हैव द सेम डायरेक्शन, तो जिसकी वजह कपल की क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन हो जाएगी। दस द टोटल टॉर्क प्रोड्यूस बाय द कपल विल बी, जब जोन सी टोटल टॉर्क प्रोड्यूस होगी कपल के ज़रिए, वो कैसे होगी, वो होगी टोटल टोटल टॉर्क ऑफ कपल इज़ इक्वल टू फोर्स, जो हमने फोर्स अप्लाई की गई है और जोन सी ओ ए पे अप्लाई की है वो पे, और दूसरी फोर्स कहाँ पे अप्लाई की थी, हमने ओ बी पे फोर्स अप्लाई की थी, ठीक है। ये उन्होंने कहा। अब फोर्स और फोर्स जोन सी हमारी ये क्या है, कॉमन चीज़ें हैं, इनको हमने अलग एक जगह पे निकाल लेना है। और ओ ए प्लस ओ बी क्या हो जाएगा, हमारा आपस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस का निशान है तो इसलिए हम प्लस कर लेते हैं। ये हमने कॉमन ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल होता है एफ मल्टीप्लाई ए बी। ए बी मतलब उसकी लेंथ आ जाती है, ठीक है जी स्टूडेंट। इसको हम लेंथ से भी शो कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखें। अ बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। जी स्टूडेंट, इसमें ये कहा है कि कैसे इक्विलिब्रियम उस वक्त होगा जब भी किसी बॉडी के ऊपर किसी तरह की फोर्स अप्लाई नहीं होगी, उसे हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। अ बॉडी इज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ऑन द लेवल रोड, जो कि लेवल रोड पे मूव कर रही है कार, ठीक है। एंड द एरोप्लेन अप फ्लाइंग in the air with uniform velocity, the example of body in equilibrium। मतलब उन्होंने कहा है जो हवाई जहाज़ है वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हवा में उड़ रहा है, ना वो कभी ना ऊपर जा रहा है ना कभी नीचे आ रहा है, वो एक नॉर्मल स्पीड की एक नॉर्मल वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ना उसकी वेलोसिटी कम हो रही है ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो रही है, उसके साथ वो मूव कर रहा है, तो वो भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में ही है, ठीक है। ज़मीन वालों को ज़रूर वो मूव होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो उस जहाज़ में बैठे हैं वो एक स्टेबल पोजीशन पे ही जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बात का ये शॉर्ट में वन वन पूछ सकते हैं, 1 to 1 पूछ सकते हैं, मतलब फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम और सेकंड कंडीशन सेकंड टाइम भी पूछ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग on it 0. Let the number of the forces F1, F2, F3 up to so on Fn are the acting on the body such that F1 plus F2 plus F3 plus up to so on Fn is equal to 0. उन्होंने कहा है कि डिफरेंट तरह की सेटिस्फाई ये अ बॉडी सेट टू सेटिस्फाई कंडीशन, इस कंडीशन को उनका सेटिस्फाई करना चाहिए इस बॉडी को कि ऑल द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। मतलब कि जितनी भी फोर्स इन्होंने कहा है F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fn सब की सब क्या होनी चाहिए, ज़ीरो की ज़ीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, उनको जमा कर जाए। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, the first condition of equilibrium can also be stated in terms of x and y component of the forces acting on a body। स्टूडेंट्स उन्होंने कहा है कि दो तरह के कंपोनेंट में शो करते हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राफ जो होता है वो दो कंपोनेंट में होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। उन्होंने कहा है अगर हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की फोर्सेज हो तो ये हमारे कैसे शो करेगा। ठीक है, F1x F2x प्लस F3x प्लस अप टू सोन Fnx। ठीक है, वो किसके इक्वल है, उन्होंने कहा था 0 के इक्वल होना चाहिए। इस तरह ही y कंपोनेंट का देखेंगे, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस Fny, ठीक है, इक्वल टू 0। जब हम इनका समेशन लेंगे, समेशन का मतलब होता है इन सबको जमा करना। समेशन जो सा होता है एक ग्रीक वर्ड होता है, लातीनी ग्रीक वर्ड होता है ये। ठीक है, ये बहुत जगह पे मैथ्स में बहुत यूज़ होता है। जब हम समेशन यूज़ करेंगे, समेशन एफ एक्स फॉर द एक्स कंपोनेंट, तो हमारा हो जाएगा समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फॉर द वाई कंपोनेंट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्रूव्ड हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा था सारी की सारी हमारी इक्वल होनी चाहिए। हम इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल है अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन द वॉल, ठीक है, आर एट रेस्ट डज सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आप उन्होंने कहा है कि जौन सी बुक है वो एक हमारे पास जो टेबल पे पड़ी है, ठीक है, और जौन सी बुक है वो हमारे पास लटकी हुई है वॉल के साथ। जौन सी बुक होगी वो तो हमारी हॉरिजेंटली वर्क कर रही है, मतलब कि एक्स कंपोनेंट को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जौन सी हमारे पास जो पिक्चर है वो वर्टिकल है, तो वो हमारे वाई कंपोनेंट को शो कर रही है। उन्होंने कहा है इसका वाई कंपोनेंट का और जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट है इन दोनों का, ठीक है, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों का दोनों हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम को शो कर रही है, क्योंकि वो दीवार के हिसाब से रेस्ट पे है और वो कौन सी ज़मीन के हिसाब से बुक रेस्ट पे पड़ी है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन है, पेपर में डेफिनेशन इसकी बहुत दफ़ा पूछी गई है और आती भी है पेपर में। A body is said to satisfy second condition for equilibrium if the resultant torque acting on it 0। उन्होंने कहा है जो इसका रिजल्टेंट टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा, 0। फर्स्ट में फोर्सेस 0 के बराबर, सेकंड में उन्होंने कहा टॉर्क बराबर होना चाहिए। ठीक है, समेशन इसका फार्मूला लिख लें, समेशन टॉर्क is equal to 0। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका फार्मूला, मस्त फार्मूला राइट कीजिएगा, नंबर मिलेंगे इसके भी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, स्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल है और नेचुरल है। ठीक है,
आज हमने पढ़ना है स्टेबल इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर अ स्लाइड स्टिल इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। मतलब कि वापस वो अपनी पोजीशन पे आ जाए, उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कोई हमारे पास बॉक्स पड़ा हुआ था, ठीक है। कोई हमारे पास बॉक्स पड़ा हुआ था किस तरह हॉरिजेंटली, ठीक है, टेबल के ऊपर या ज़मीन के ऊपर, ठीक है। जब हम लोगों ने उसको मूव किया, मूव करने के बाद उसकी शक्ल कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। और मूव करने के बाद जब हमने उसको छोड़ा तो दोबारा वो अपनी सेम पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो कौन सा है, स्टेबल पोजीशन पे है। ये था बिफोर, बिफोर था, ठीक है। बिफोर मतलब कि जब हमने स्टार्ट किया था, और जब हमने इसको मूव करवाया, और नेक्स्ट हमारा आफ्टर, ठीक है। उन्होंने दिखाया है कि आफ्टर में हमारा सेम टू सेम वैसे का वैसे ही हमारा ये सेम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया आपको। नेक्स्ट देखें हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे उन्होंने क्या कहा है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। इफ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट फ्री आफ्टर द स्लाइड स्टिल इज सेड बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उन्होंने कहा है कि अब बॉडी, एक बॉडी होनी चाहिए जो अपनी जो हमारी प्रीवियस कंडीशन में ना आ सके, उसे हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों ने एक पेंसिल है, हमारे हैंड में एक पेंसिल है, जब हम लोगों ने उस पेंसिल को यूज़ करना है तो हम उसको, ठीक है, जैसे ही हम लोग उसको छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड गिर जाएगी, ठीक है। ये हमारी एक उसकी अनयूजुअल है, वो अपनी वापस से एक सेम कंडीशन में नहीं आ सकता है, इसलिए हमने उसको जी स्टूडेंट, नेचुरली इक्विलिब्रियम लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आता रहता है। If a body remain in its new position when disturbed from its previous position, it is said to be state of natural equilibrium। उन्होंने कहा है कि नेचुरल इक्विलिब्रियम वो होता है जो अपनी ही पुरानी पोजीशन छोड़ के एक नई पोजीशन शो कर दे, उसे हम नेचुरल कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल, जब हम बॉल को हम किसी, जैसे कि यहाँ डायग्राम बताया कि एक बॉल थी, पहले ए में बिल्कुल स्ट्रेट पड़ी हुई थी, जैसे ही वो हमने उसको छोड़ा, उसकी पोजीशन पे रखा, उसने अपनी मूवमेंट खुद ही शुरू करके वो मूव होके थोड़ा सा स्टैंड मूव कर लिया और अपनी न्यू पोजीशन बना ली, ठीक है। उसको हम कहते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन इसमें रहता है, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। किसी तरह की भी मुश्किल है आप बताइएगा, आपको बताया जाएगा, रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें। थैंक यू।